अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे। क्लास लास्ट टाइम हमने जो डिस्कशन आपके साथ की थी वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ के बारे में की थी और इसमें हमने बॉन्ड को स्पेसिफिक जो है वो हाईलाइट किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा लास्ट लेक्चर है इस सेशन का, इस पूरे सेमेस्टर का। इसके अंदर हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है कैपिटल बजटिंग। इसमें जो कंटेंट कवर करेंगे वो है जी कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या है, इवैल्यूएटिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स, बिहेवियरल इश्यूज इन कैपिटल बजटिंग ऑडिट क्या है। तो सबसे पहले कैपिटल बजटिंग के बारे में देखते हैं। तो कैपिटल बजटिंग में हम बेसिकली इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर रहे होते हैं। तो आउटकम इज अनसर्टेन, हमें नहीं पता कि हम ये जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं इसका आउटकम हमें श्योरिटी के साथ मिलता भी है या नहीं। इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, ये जो भी हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं ये कोई शॉर्ट टर्म कमिटमेंट नहीं होगी। और डिसीजन जो है यहाँ बहुत मुश्किल होंगे लेना, और यहाँ डिसीजन अगर आप ले लेते हैं तो फिर मुश्किल होगा कि और इम्पॉसिबल होगा कि आप इसको दोबारा से रिवर्स कर सकें। और लार्ज अमाउंट ऑफ मनी जो है वो यहाँ बेसिकली यूज होगी जब आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे होंगे। तो बेसिकली कैपिटल बजटिंग जो है ये इन्हीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करना है कि कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हमारे पास हैं जिसे हम एनालाइज कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा एसेट हमें एक्वायर करना चाहिए या कौन सा एसेट हमें एक्वायर नहीं करना चाहिए। अब यहाँ वो बता रहे हैं मुझे कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, आई विल चूज द प्रोजेक्ट विद द मोस्ट प्रॉफिटेबल रिटर्न ऑन अवेलेबल फंड। तो जितना पैसा मैं लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ मुझे उसके ऊपर मोस्ट प्रॉफिटेबल रिटर्न मिलेंगे तो मैं वही प्रोजेक्ट जो है वो चूज करूंगी। तो यहाँ बेसिकली वो आपको बता रहे हैं कि अगर लिमिटेड इन्वेस्टमेंट फंड है तो या तो आप प्लांट एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे, न्यू इक्विपमेंट की तरफ जाएंगे या फिर ऑफिस रेनोवेशन की तरफ जाएंगे। तो अब इसमें से आपने खुद से चूज करना है कि जितने आपके पास फंड्स हैं उन फंड्स को देखते हुए आप कौन सी तरफ मूव करना चाहेंगे। कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन टिपिकल कैश आउटफ्लोज। अब कैश आउटफ्लोज कहाँ कहाँ से हो सकते हैं जी। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के ऊपर कैश आउटफ्लो हो सकता है, ठीक है। इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कॉस्ट पर हो सकता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर आपका कैश आउटफ्लो हो सकता है। अब कैश इनफ्लोज कहाँ कहाँ से हो सकते हैं जी। सैलवेज वैल्यू, कॉस्ट सेविंग और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू से। अब यहाँ ये मजीद आपको बता रहा है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस भी हमारी होती हैं कुछ। अब ये नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस कौन सी हैं जिसके अंदर पैसा इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। जब हम फाइनेंशियल कंसिडरेशंस की बात करेंगे तो उसमें हमारे डेफिनेटली मॉनेटरी टर्म्स में हम बात कर रहे होंगे। तो इम्प्लाई वर्किंग कंडीशन ये आपकी नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट डालेगी जब आप डिसीजन मेकिंग कर रहे होंगे। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरेट इमेज जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इम्प्लॉय मोरल जो है ये भी अच्छी होनी चाहिए। अगर ये नहीं है बेहतर तो डेफिनेटली आपकी जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के ऊपर आपका बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली आपकी जो रेवेन्यू है वो जनरेट नहीं हो सकेंगे। तो ये कुछ नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस हैं जो कि डेफिनेटली रिलेट कर रही होंगी हमारे फाइनेंशियल कंसिडरेशंस के साथ भी। अब यहाँ ये सबसे पहले आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि इवेलुएट करते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। तो अगर हमें हमारे पास एक से ज्यादा प्रपोजल्स हैं तो उसमें से हम कैसे चूज करेंगे। तो लेट्स लुक एट मेथड यूज्ड टू मेक कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अब यहाँ इसने एक आपको एग्जांपल दी है और कहा है कि जी स्टार स्टेडियम इज कंसिडरिंग परचेजिंग वेंडिंग मशीन विद अ 5-year लाइफ। स्टार स्टेडियम एक कंपनी है और ये परचेज करना चाह रही है वेंडिंग मशीन, 5 साल उसकी लाइफ इन्होंने कंसिडर की हुई है। तो कॉस्ट एंड रेवेन्यू इन्फॉर्मेशन इन्होंने आपको ऑलरेडी दे दी है, क्वेश्चन का पार्ट होगी जिसमें कॉस्ट ऑफ वेंडिंग मशीन जो ये परचेज करेंगे वो 75,000 है। रेवेन्यू जो है इससे जनरेट जो होने वाला है वो 84,375 है। सीजीएस भी बता दिया, ग्रॉस प्रॉफिट, कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट, डेप्रिसिएशन भी इन्होंने कैलकुलेट करके बता दी, प्री टैक्सेस भी बता दिए, इनकम टैक्स भी बता दिया, आफ्टर टैक्स इनकम जिसको हम नेट इनकम भी बोलते हैं वो 10,000 बता दी है। और जो डेप्रिसिएशन है ये इन्होंने स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू है वो कैलकुलेट की है। ये हमने मेथड्स आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं पहले भी। तो यहाँ ये सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि मोस्ट कैपिटल बजटिंग टेक्निक यूज एनुअल नेट कैश फ्लोज। तो सबसे पहले तो आपको एनुअल नेट कैश फ्लोज कैलकुलेट करने पड़ेंगे कैपिटल बजटिंग के लिए। तो डेप्रिसिएशन इज नॉट अ कैश आउटफ्लो बेसिकली, क्योंकि डेप्रिसिएशन को हम एड बैक कर रहे होते हैं जब हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो को फॉर्म करते हैं। ये भी हमने आपके साथ पहले डिस्कस किया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज को। तो एनुअल नेट इनकम हमारे पास जो है वो यहाँ
टेबल ये जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ से हमारे पास आएगी 10,000 जो आफ्टर टैक्स इनकम है, इसी को हम नेट इनकम भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें ऐड आप कर देंगे एनुअल डेप्रिसिएशन, वो भी आपने यहाँ कैलकुलेट की हुई है स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू, वो है जी 14,000। तो इसको आप जब ऐड कर देंगे तो एनुअल नेट कैश फ्लोज आपके पास आएंगे $24,000 के। अब आपने इसी एनुअल नेट कैश फ्लोज को यूज करना है जब आप ये डिफरेंट मेथड्स को यूज करेंगे कैपिटल बजटिंग के लिए। तो सबसे पहला मेथड हम यूज करने जा रहे हैं वो है जी पे बैक पीरियड का। तो पे बैक पीरियड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इज द टाइम एक्सपेक्टेड टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट। अब यहाँ आपको क्या करना है जी, जितनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने की है ये आपने कैलकुलेट यहाँ करना है कि वो कितने टाइम ड्यूरेशन में आपको रिकवर हो जाएगी। तो पे बैक पीरियड का जो फॉर्मूला है वो है जी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल नेट कैश फ्लोज। तो मैनेजर प्रेफर इन्वेस्टिंग इन प्रोजेक्ट विद शॉर्टर पे बैक पीरियड। तो ज्यादातर मैनेजर उस प्रोजेक्ट की तरफ मूव करते हैं जिसका पे बैक पीरियड जो है वो शॉर्टर होगा। अब यहाँ इसने एग्जांपल में आपको दिया है कि जी 75,000 जो है ये इनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन हमें दी थी वेंडिंग मशीन की जो कॉस्ट थी वो 75,000 थी। तो बेसिकली ये इनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो इसको आप डिवाइड कर देंगे एनुअल नेट कैश फ्लोज पे, तो आपके पास जो पे बैक पीरियड का टाइम ड्यूरेशन आता है वो आता है जी 3.125 ईयर्स। तो 3 साल से थोड़ा सा ज्यादा ड्यूरेशन में आपका ये जो 75,000 की जो इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर होगी। देन हम इस पे बैक पीरियड के बारे में थोड़ी सी लिमिटेशंस भी हैं वो देख लेते हैं। तो पे बैक पीरियड जो है इसमें आप इग्नोर कर रहे होते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली ये एक रिलेशनशिप डेवलप होता है बिटवीन द टाइम एंड द मनी। कितने ड्यूरेशन में आपको जो पैसा है आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितने अरसे में वो पैसा प्रॉफिट या रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। तो ये यहाँ टोटली इग्नोर किया जा रहा है पे बैक पीरियड में। और सेकंड वो आपको बता रहे हैं इग्नोर कैश फ्लोज आफ्टर द पे बैक पीरियड। और इसके साथ साथ जब आपकी जो पे बैक पीरियड की अमाउंट आ जाती है या जो ड्यूरेशन आ जाता है उसके बाद के जो कैश फ्लोज की अमाउंट्स हैं वो आप इग्नोर कर देते हैं। तो ये दो जो है बेसिक ड्रॉबैक्स हैं जब हम पे बैक पीरियड की बात करते हैं कि अगर इस मेथड पर हम कैलकुलेशन करके और उसके बाद हम प्रोजेक्ट की इवेल्युएशन करें तो ये दो जो फैक्टर है ये हमें फेस करने पड़ेंगे। ओके देन ये एक मजीद एग्जांपल दे रहा है कि दो प्रोजेक्ट्स को हम कंसिडर करते हैं, दोनों की लाइफ जो है उसने 5 ईयर ही रखी है और दोनों की कॉस्टिंग भी 6 ईयर है, ठीक है। प्रोजेक्ट 1 में वो बता रहा है कि नेट कैश इनफ्लोस गिवन है और प्रोजेक्ट 2 के भी नेट कैश इनफ्लोस गिवन है। अब आपके सामने है, अब आपने यहाँ बताना है कि वुड यू इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट 1 जस्ट बिकॉज इट हैज अ शॉर्टर पे बैक पीरियड। अब आप यहाँ बताएंगे कि क्या हमें प्रोजेक्ट 1 को चूज करना चाहिए और ये 6,000 जो कॉस्टिंग है ये कितने ईयर में रिकवर हो जाएगी। और बेसिकली अगर हम वैसी वैल्यूज देखें तो हम बता सकते हैं कि प्रोजेक्ट 1 की जो 6,000 की कॉस्टिंग है वो 3rd ईयर में कंप्लीट हो जाएगी, जबकि जो प्रोजेक्ट 2 है इसमें आपको 5 साल तक जाना पड़ेगा। अच्छा अब है रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट ROI। इसको कैलकुलेट करते हैं जब हम कैपिटल बजटिंग की बात करेंगे। तो ROI फोकस ऑन एनुअल इनकम इंस्टेड ऑफ कैश फ्लोज। तो हम यहाँ एनुअल इनकम के ऊपर बेस करेंगे रादर देन कैश फ्लोज के ऊपर। तो ROI का जो फार्मूला है वो है जी एवरेज एस्टिमेटेड नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट जो उस एसेट की है, जो सैलवेज वैल्यू आपने डिराइव की है उसको डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो आपके पास एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। अब यहाँ कैलकुलेशन उसने करके आपको यहाँ बताया हुआ है, ठीक है, कि यहाँ जो सैलवेज वैल्यू उसने दी है वो है 5,000 है और जो कॉस्ट है या जो प्राइस है वो है 75,000 वेंडिंग मशीन की, और डिवाइड इसको 2 पे करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगी ये फॉर्मूले के मुताबिक। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 40% करेंगे तो अब हमें पता चल गया कि अगर हम 75,000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 25% के हिसाब से हमें रिटर्न्स मिल सकते हैं। अब यहाँ भी प्रॉब्लम है कि यहाँ इनकम जो है वो वेरी हो सकती है ईयर टू ईयर, ठीक है, सिमेट्री नहीं है, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी का यहाँ भी फैक्टर जो है वो इग्नोर किया गया। तो सो व्हाई वुड आई एवर वांट टू यूज दिस मेथड एनीवे। तो अब वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि अब ये जो दो ड्रॉबैक्स हैं इनके बावजूद क्या हमें इस मेथड को यूज करना चाहिए फॉर द सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट और नॉट। देन इज डिस्काउंटिंग फ्यूचर कैश फ्लोज। अब इसमें हम देखेंगे कि कैपिटल बजटिंग मॉडल जो है इसको कंसिडर इसमें किया जाएगा टाइम वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज को, ठीक है, और हम यहाँ डिस्काउंट कर रहे होंगे जितने भी फ्यूचर में कैश फ्लोज आपको मिल रहे होंगे।
तो यहाँ सबसे पहले एनपीवी को हमने फाइंड आउट करना है, तो कंपैरिजन ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज विद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। तो बेसिकली हम यहाँ क्या करेंगे, हमारे पास जो कैश इनफ्लोज आ रहे हैं उनका प्रेजेंट वैल्यू और जो कैश आउटफ्लो है उसका प्रेजेंट वैल्यू, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अब वो कैसे किया जाएगा, अब सबसे पहले चूज अ डिस्काउंट रेट, द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ये आपको करना पड़ेगा। सेकंड, आपको कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लोज। थर्ड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश आउटफ्लोज। और फिर एनपीवी में क्या करेंगे, आप इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे और अगर आंसर आपका पॉजिटिव आता है तो डेफिनेटली आप उस प्रोजेक्ट को चूज करेंगे, नेगेटिव है तो प्रोजेक्ट को चूज नहीं करेंगे, जीरो है तो फिर इंडिफरेंस हो जाएगा। अब आपने यहाँ कैलकुलेशन करके बतानी है। अब इसका जनरल डिसीजन रूल्स उसने यहाँ आपको बता दिए कि अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो फिर एक्सेप्टेबल होगा प्रोजेक्ट सिंस इट प्रोमिसेस अ रिटर्न ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। और जीरो है तो फिर भी एक्सेप्टेबल है सिंस इट प्रोमिसेस अ रिटर्न इक्वल टू द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, मतलब इंडिफरेंस है, अगर आपको जो रिटर्न है वो इक्वल हो जाता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के, फिर भी ये एक्सेप्टेबल तो है। नेगेटिव है तो फिर आप बिल्कुल भी इसको एक्सेप्टेबल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि रिटर्न जो है वो लेस हो जाएगा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से। अब यहाँ एक क्वेश्चन आपको दे रहा है, स्वाक कंपनी कैन बाय अ न्यू मशीन फॉर $96,000 दैट विल सेव $20,000 कैश पर ईयर इन ऑपरेटिंग कॉस्ट इफ द मशीन हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर एंड स्वाक्स रिक्वायर्ड रिटर्न्स इज 12%, व्हाट इज द एनपीवी, इग्नोर टैक्सेस। ठीक है, अब यहाँ एक कंपनी इन्होंने नई मशीन खरीदनी है, 96,000 उसकी कॉस्ट है और ये यहाँ सेव हो सकते हैं $20,000 कैश पर ईयर ऑपरेटिंग कॉस्ट के हिसाब से, और मशीन की जो लाइफ है वो 10 ईयर है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12% है, एनपीवी आपने कैलकुलेट करना है और इग्नोर करनी है टैक्सेस। तो जो भी हमने आपको मेथड बताया था उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सबसे पहले पीवी ऑफ इनफ्लोज फाइंड आउट की, ठीक है, वो आपके सामने है 20,000 मल्टीप्लाई 5.650। अब ये जो वैल्यू है ये आप जैसे हम बॉन्ड की कैलकुलेशन हमने की थी और उसमें आपको बताया था कि टेबल के थ्रू आप देख सकती हैं पीवीआई एफ ए को, ठीक है। अब यहाँ आपने प्रेजेंट वैल्यू जो है वो एनविटी टेबल में जाके देखनी होगी और वो टेबल आपको इंशाल्लाह ताला जैसे लेक्चर हमारा बॉन्ड्स का हम इशू करेंगे साथ ही आपको हम इंशाल्लाह ताला वो जो टेबल है वो भी प्रोवाइड कर देंगे। वो टेबल यहाँ भी आपको यूज होगा क्योंकि यहाँ आपने प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो 5.650 जो है ये उस टेबल से वैल्यू ली गई है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज हमारे पास आ जाएंगे 1,13,000 और इसको माइनस हम कर देंगे अपनी जो हमारे पास मशीन की जो कॉस्टिंग है या इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, तो हमारे पास जो एनपीवी है वो पॉजिटिव में आ रहा है और वो 17,000 आ रहा है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला कि हम चाहें तो इस प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। Calculate the NPV if Savak company's required return is 15% instead of 12%। अगर जो है इस कंपनी का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15% की जगह 12% हो जाता है तो फिर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, फिर इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि इनफ्लोज जो है वो आपके कम हो जाएंगे लेकिन एनपीवी जो है फिर भी आपको पॉजिटिव वैल्यू दे रहा होगा, भले एनपीवी की वैल्यू कम हो गई है। तो नोट दैट द एनपीवी इज स्मॉलर यूजिंग द लार्जर इंटरेस्ट रेट। अगर हम लार्जर इंटरेस्ट रेट को यूज करेंगे तो फिर एनपीवी की वैल्यू जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ मजीद वो आपको कह रहे हैं नाउ दैट यू हैव मास्टर्ड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनपीवी इट्स टाइम फॉर अ मोर सोफिस्टिकेटेड चेकअप, लेट्स रिटर्न टू द स्टार स्टेडियम। तो स्टार स्टेडियम की जो हमने आपको स्टार्ट में एग्जांपल दी थी, अब यहाँ कहा जा रहा है कि जी हम दोबारा उसी एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं और एनपीवी को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ एग्जांपल वही है जो भी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में हमने आपके साथ डिस्कस की थी। अब यहाँ आपने सबसे पहले क्या वही आपने एनुअल नेट कैश फ्लोस फाइंड आउट किए, वो 24,000 के हैं। अब इन 24,000 के जो नेट कैश फ्लोस है इसी को यूज करते हुए हम एनपीवी एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो यहाँ एक टेबल आप फॉर्म करेंगे जिसमें वेंडिंग मशीन, ईयर, कैश फ्लो, पीवी फैक्टर और पीवी, ठीक है, ये सारी चीजें लिखी हुई है। वेंडिंग मशीन अगर नाउ है ईयर में तो इसका मतलब है कि ये अभी की इन्वेस्टमेंट बता रही, जीरो पीरियड की। तो कैश फ्लो कितना आपका जा रहा है 75,000, पीवी फैक्टर जो यहाँ लगेगा जीरो पीरियड में वो 1 होगा तो पीवी आपके पास 75,000 आ गए। अब ये जो ब्रैकेट की वैल्यू है ये आपको ये शो कर रही है कि आपका यहाँ कैश आउटफ्लो हुआ है। अब साथ ही उसने बता दिया कि यहाँ जो स्टार स्टेडियम वाले हैं वो 15% डिस्काउंट रेट को यूज कर रहे हैं।
देन एनुअल इनफ्लोज उसने बता दिए हैं कि 1 ईयर से लेकर 5 ईयर्स तक जो कैश फ्लो वो 24,000 है, क्योंकि एनुअल नेट कैश फ्लो अभी हमने फाइंड आउट किया था वो 24,000 था। इसके ऊपर जो फैक्टर हमने लगाया है वो हमने एनविटी का लगाया है 5th ईयर में जाके 15% का जब हम देखेंगे तो वो फैक्टर आएगा 3.352। ठीक है, अब ये 3.352 जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप अपने कैश फ्लो के साथ जो कि 24,000 है, तो आपके पास पीवी की वैल्यू आ जाएगी 80,448। अब सैलरीज वैल्यू जो थी वो 5th ईयर में 5,000 है। इसके ऊपर आप वही सिंपल प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का टेबल देखेंगे। ठीक है, एनविटी का नहीं देखना, क्योंकि एनविटी का टेबल तब देखा जाता है जब कैश फ्लोज भी सेम हो आपके पास और टाइम ड्यूरेशन भी सेम हो। अब जिस तरह प्रीवियस हमने एनुअल इनफ्लोज फाइंड आउट किए थे तो कैश फ्लो सेम था 24,000 पहले साल से लेकर 5वें साल तक, और जो टाइम ड्यूरेशन था वो भी सेम था कि हर साल जो है वो 24,000 एनुअल नेट कैश फ्लो आपको जो है वो कैलकुलेट आपने किया। तो सैलरीज वैल्यू जो है वो हमारी 15% पे 5 ईयर में 0.497 थी, और वो हमने मल्टीप्लाई की 5,000 से तो आंसर आया 2,485। कैलकुलेशन हमने की है, जो ब्रैकेट की वैल्यू है उसको हमने बाकी वैल्यूज में से माइनस किया, तो 7,933 जो है ये आपके एनपीवी की वैल्यू आई। तो सिंस द एनपीवी इज पॉजिटिव वी नो द रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन द 15% डिस्काउंट रेट। ठीक है, तो अब यहाँ हमें पता है कि जो रेट ऑफ रिटर्न है वो ज्यादा है 15% डिस्काउंट रेट से, और एनपीवी भी पॉजिटिव है, तो आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब यहाँ ये वो कह रहा है कि जी एनपीवी रिप्लेस अगर हमने करना हो किसी एसेट को, तो फिर हम यहाँ भी एनपीवी का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं विद एन एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजंस। तो यहाँ आपको बता रहा है कि मेन लॉबस्टर आर कंसिडरिंग रिप्लेसिंग एन ओल्ड बस विद अ न्यू बस ईच विद अ 5 ईयर लाइफ एंड जीरो सैलवेज वैल्यू। अब मेन लॉबस्टर एक कंपनी है जो कि ओल्ड बस को न्यू बस के साथ रिप्लेस कर रहे हैं, सैलवेज वैल्यू जीरो है इसकी, और इसकी लाइफ जो उन्होंने डिटरमिन की है वो 5 ईयर है। कॉस्ट ऑफ न्यू बस है 65,000, बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड बस है 25,000, करंट वैल्यू ऑफ ओल्ड बस 10,000 है, तो लॉस हमें कितना बेयर करना पड़ेगा 15,000 का। एनुअल सेविंग ऑफ द न्यू बस है जी 12,000। डेप्रिसिएशन ओल्ड और न्यू बस की उसने कैलकुलेट करके बताई है 8,000। इंक्रीज इन टैक्सेबल इनकम जो है वो 4,000 है, और टैक्सेस जो लगाया है वो 1,600 40% के हिसाब से, और आफ्टर टैक्स इनकम या नेट इनकम 2,400 है। ठीक है, अब आपने यहाँ भी सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, एनुअल नेट कैश फ्लोज। तो नेट इनकम 2,400 है, प्लस कर देंगे इसमें डेप्रिसिएशन को, तो आपके पास अमाउंट जो आएगी एनुअल नेट कैश फ्लो की वो है 10,400। अब टैक्स सेविंग फ्रॉम लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ ओल्ड बस जो आपको हो रहा है वो है जी 6,000। अब ये 15,000 जो है ये आपके पास क्या है जी, ये आपके पास वो लॉस है जो कि ओल्ड बस जो है वो सोल्ड करने से आपको बेयर करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर आपको 40% के हिसाब से टैक्स सेविंग करेंगे तो 6,000 जो है वो आपका टैक्स सेविंग फ्रॉम लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ ओल्ड बस आ जाएगा। अब आपने एनपीवी वैसे ही आपने बनानी है जैसा भी हमने टेबल बनाया था। न्यू बस नाउ 65,000 जो है ये इनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी। अगर ये न्यू बस लेते हैं पीवी फैक्टर 1 लगेगा तो प्रेजेंट वैल्यू सेम आ गई। एनुअल इनफ्लोज फर्स्ट ईयर से फिफ्थ ईयर तक 10,400 है, और पीवी फैक्टर जो है वो आप लगाएंगे इसके ऊपर तो 3.352 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 10,400 से तो 34,861 जो है वो प्रेजेंट वैल्यू आ गई। ओल्ड बस जो है वो नाउ मतलब अभी अगर हम सेल कर रहे हैं तो 10,000 का जो है वो कैश फ्लो दे रही है। पीवी फैक्टर क्योंकि जीरो पीरियड में 1 लगेगा तो 10,000 पीवी आ गई। टैक्स सेविंग जो है वो हमारे पास 6,000 है, और इसका हम देखेंगे 15% पे जाके फर्स्ट ईयर में तो 0.870 हमारी वैल्यू आती है पीवीआईएफ का टेबल जब चेक करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई मल्टीप्लाई करने से 6,000 को 5,220। तो जब एनपीवी हमने कैलकुलेट किया इन तमाम वैल्यूज को हमने 65,000 में से माइनस किया तो फिर हमारे पास जो आंसर आता है वो नेगेटिव में आता है। मतलब ये नेगेटिव एनपीवी शो कर रहा है कि आप यहाँ प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न इज लेस देन द 15% डिस्काउंट रेट। अच्छा, देन है बिहेवियरल इशू इन कैपिटल बजटिंग। यहाँ कुछ बिहेवियरल इश्यूज भी आ जाते हैं जब आप कैपिटल बजटिंग को यूज कर रहे होते हैं और कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे होते हैं। तो एस्टिमेट्स जो है बाज दफा पेसिमिस्टिक भी हो सकते हैं और ऑप्टिमिस्टिक भी हो सकते हैं। मतलब जो डिसीजन मेकिंग कर रहा है
ये इन्वेस्टमेंट जो डिसीजंस लेगा वो उसकी अप्रोच पेसिमिस्टिक पॉजिटिव भी हो सकती है, ऑप्टिमिस्टिक नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। और अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर में इम्पैक्ट एस्टिमेट्स, अब इसी तरह अनसर्टेनिटीज जितनी हैं वो भी फ्यूचर पर इम्पैक्ट डाल रही होंगी एस्टिमेट्स जब आप कर रहे होंगे। तो एस्टिमेशन जो है ये आपकी अनसर्टेनिटी जो है ये आपकी एस्टिमेशन के ऊपर इफेक्ट डाल रही होगी। अच्छा, देन है जी कॉन्फ्लिक्ट में एग्जिस्ट बिटवीन शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस मेजर एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल बजटिंग क्राइटेरिया। अब कॉन्फ्लिक्ट भी अरेज हो सकते हैं, कुछ आप मेजर्स ले रहे होंगे शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस के बेस पर, लेकिन आपका जो लॉन्ग रन कैपिटल बजटिंग क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है, तो इस बेसिस के ऊपर भी आपका कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अरेज हो सकता है। Capital budget audit, a follow-up after the project has been approved to see whether or not expected result are actually realized. तो एक follow-up आपको करना चाहिए जैसे ही आप प्रोजेक्ट चूज कर लेते हैं, और आप ये देखेंगे कि आपके जो एक्सपेक्टेड रिटर्न रिजल्ट्स हैं क्या वो एक्चुअली आपने रियलाइज किए हैं, जो वो आपको मिले भी हैं या नहीं। यहाँ तक का ये आपका चैप्टर था क्लास। उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई एम्बिग्यूटी हो तो आप मेरे साथ सिलेक्टेड टाइम स्लॉट में डिस्कस कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपकी सारी एम्बिग्यूटी हम रिजॉल्व करेंगे, आपकी क्यूरीज को भी रिजॉल्व करेंगे। और यहाँ तक आपका ये कोर्स आउटलाइन जो है वो कंप्लीट हो गई है। आप अपना फाइनल के पेपर की प्रिपरेशन कीजिएगा, और यही सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला इंक्लूड हम करेंगे। फिर भी आपके साथ सिलेबस को हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़ क्लास, बेस्ट ऑफ लक।